गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन तक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, यूकारियोटिक सेल्स और आगे इसमें जितने भी मैक्सिमम हम कवर कर पाए। सबसे पहले राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होंगे, एसोसिएट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका जो साइज़ होता है वो 15x2 मतलब 15/20 नॉट 2 15/20 नैनोमीटर्स का होता है। और इसमें जो इनका ये होता है, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, 70S का होगा। 70S में भी दो सब यूनिट्स होती हैं, 30S और 50S। जब एक ही mRNA में बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़ते चले जाए तो उसको हम उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीराइबोसोम और या फिर पॉलीसोम। अब ये सारा एनसीईआरटी में कैसे लिखा है? राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर्स इन साइज, made up of two subunit 30 or 50S or 30S. Together they form 70S prokaryotic ribosomes. 70S की सब यूनिट्स हैं ये दो, 50S और 30S। राइबोसोम्स आर दी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और इसमें बहुत सारे सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। जब सिंगल mRNA की चेन में जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही पे जुड़ते चले जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम। अब ये इसमें क्या होता है कि mRNA यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन। फिर आती है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? ये होते हैं बहुत सारे, जैसे स्टोर सेवरल मटीरियल्स, इसमें बहुत सारे मटीरियल्स आके स्टोर हो जाते हैं और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ऐसे फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या आता है? एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैनुल्स और साइनोफाइसिया ग्रैनुल्स और ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स और गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद होना ज़रूरी है कि कौन सा किसका है। फिर आते हैं यूकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल्स होते हैं ऑल द यूकारियोट्स इंक्लूडिंग ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई। देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होगा? सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे अलग अलग मतलब कंपार्टमेंट्स में, मतलब अलग अलग डिवीजन में एक अच्छे से रिप्रेजेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर क्या होता है कि ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के साथ होगा। और इसमें क्या होगा? यूकारियोटिक सेल्स हैव अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। इसमें कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होगा और जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होगा। ऑल यूकारियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होंगे। प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ पोसेसेस सेल वॉल। प्लांट सेल्स में क्या होगा कि प्लांट्स में एक तो सेल वॉल होगी, प्लास्टिड्स होंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा जो कि सब एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होगा? एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होंगे जो कि प्लांट ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। लिखा है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ये नहीं लिखा कि कंपल्सरी है, ये एसर्शन रीजन में आ सकता है। लास्ट वाली लाइन, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स। अब नेक्स्ट है यूकारियोटिक सेल्स में। अब इनमें सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है उसका डिटेल में। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 में पढ़ा गया था। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल
सेल मेम्ब्रेन इज द मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादातर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर्स। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो मेजर लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होंगे जो कि बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं। उनमें क्या होगा कि पोलर एक हेड पार्ट होता है और इनका एक टेल पार्ट होता है। जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो वाटर के पास रहना पसंद करता है, पानी को, और वो इसलिए साइड्स में अरेंज होता है। पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर साइड। हाइड्रोफोबिक टेल मतलब जो पानी से दूर भागती है, मतलब वो बीच की साइड पे रहती है, वो साइड साइड में कॉर्नर्स पे नहीं रहती। तो इसमें क्या होता है, जो पोलर हेड वाली साइड होती है वो बाहर की तरफ को होगी। बाहर मतलब उसकी साइड्स पे होती है, साइड से अटैच होता है जो हेड पार्ट होता है। जो टेल पार्ट होता है वो मिडल सेंटर की तरफ को होता है। और नॉन पोलर टेल आर सैचुरेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड एक्वस एनवायरनमेंट। और ये क्या होता है कि ये दोनों के दोनों हेड पार्ट दोनों साइड से अटैच हो गए। दोनों साइड से अगर हेड पार्ट से अटैच हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, टेल जो पार्ट है वो बीच में आएगा सेंटर में, तो वो इनको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है एक्वस एनवायरनमेंट से, मतलब पानी से बचाता है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल्स। जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है इसमें ही कोलेस्ट्रॉल कंटेन होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है इसमें, जो कोलेस्ट्रॉल जो पूरा का पूरा बनता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल। वो सेल को स्टेबिलिटी भी देता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा। और सेल मेम्ब्रेन में और क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो रेशो होता है, रेशो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी इन कंसिडरली डिफरेंट सेल टाइप्स। ये इस लाइन का मतलब है कि जो प्रोटीन लिपिड का जो रेशो है वो सारे सेल्स में अलग अलग होगा। जैसे इसमें ह्यूमंस का एग्जांपल दिया है, ह्यूमन में क्या होगा, 52% ऑफ प्रोटीन होगा तो 40% लिपिड्स होगा। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरीफेरल। अब ये प्रोटीन को इन्होंने दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, इंटीग्रल और पेरीफेरल। पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while integral are partially or totally buried in the membrane. इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ये टोटली बरीड इन लिपिड बाइलेयर है इसको हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन ट्यूनल प्रोटीन। इसका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि सारे के सारे प्रोटीन को वो सारे इनका रोल होता है ट्रांसपोर्ट कराना, रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और पेरीफेरल जो होता है वो सरफेस पे होगा दोनों साइड पे, वो 30% होता है। अब ये इसमें परसेंट दिया नहीं है तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है परसेंट, ये इम्पोर्टेंट है जितना इन्होंने लिखा है। पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। जो इंटीग्रल है वो पार्शियली और टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का डायग्राम। इसमें ये वाला पार्ट है ये है पूरा इंटीग्रल प्रोटीन, और ये सारा ये जो बाहर का है ये वाले सारे ये है पेरीफेरल प्रोटीन। यहाँ से ये शुगर अटैच्ड है इनमें। ये जो साइड में दे रखा है ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन बताया था कि ये स्टेबिलिटी भी देता है सेल्स को। फिर उसके बाद आता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ये सब मोस्ट रीसेंट और एक्सेप्टेड मॉडल था। ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था, वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस quasi fluid nature of a lipid enable lateral movement of protein within overall bilayer। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये मान लो कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एक सी की जैसा है। इन्होंने प्रोटीन को आइसबर्ग से कंपेयर किया था कि जो इनमें प्रोटीन पड़ा है वो सारा का सारा आइसबर्ग जैसा है। तो ये जो प्रोटीन है ये थोड़ा थोड़ा मूव होता रहता है अपनी जगह पे। जैसे पानी में, समुद्र में आइसबर्ग अपनी जगह से हल्की हल्की हिलती रहती है, पूरी नहीं हिलती, ऐसे थोड़ी थोड़ी ऐसे लेटरल मूवमेंट होती रहती है, ऐसे प्रोटीन की होती रहती है। ये इन्होंने बताया था। दिस एबिलिटी टू विद इन
एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इज फ्लूइडिटी। और ये बताया था फ्लूइडिटी के बारे में कि ये जो मूव करने की, मेम्ब्रेन के बीच में मूव करने की जो एबिलिटी होती है इनकी, इसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, फ्लूइड नेचर का क्या रोल है। इनके फंक्शंस होते हैं कि एक सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को जो रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा, ये सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ही चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ये सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मूव करने देता है, सेलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है। अब इसमें टर्म आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ये हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल्स एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अब इसमें ये मूवमेंट कैसे कैसे होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है अगर कोई भी एनर्जी नहीं लग रही है, कोई एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या क्या आएगा, न्यूट्रल सल्यूट में भी अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय द सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सल्यूट्स होते हैं वो आराम से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं। और वाटर में ऑल्सो अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्या होते हैं, और ज़्यादातर कोई भी कंसंट्रेशन है वो हायर टू लोअर ही जाते हैं, जो नेचुरली जाएगा। अब अगर उल्टा हो, हायर टू लोअर नहीं जाकर लोअर टू हायर जाए, तो क्या होगा, द पोलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू अ नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। कोई पोलर मॉलिक्यूल है, कैन नॉट पास थ्रू अ नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, उसको क्या करना पड़ेगा, दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। उनको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में जाएगा तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी यूज़ होगा, उस वाले को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसका एग्जांपल होता है सोडियम और पोटेशियम पंप्स। पैसिव क्या होगा, जिसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे जाते हैं वैसे इजीली जा रहे हैं, जैसे कि हायर टू लोअर आराम से जा रहे हैं, और उसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एटीपी नहीं चाहिए, वो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो न्यूट्रल सल्यूट है वो सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। जो नॉन पोलर हैं, जो जा नहीं सकते, जो पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, वो सारे के सारे कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब लोअर टू हायर जाएगा अगर कोई, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि पोटेशियम और सोडियम पंप की हेल्प से जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं सेल वॉल। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ रिपीट करानी है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ से आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर की होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल वॉल का सिर्फ शेप देना ही काम है, शेप तो वो देती ही देती है, उसके साथ में और क्या करती है, वो सेल को प्रोटेक्ट करती है डैमेज से, और इसमें हेल्प करती है सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करेगी। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब कोई भी चीज़ अगर सेल वॉल है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आराम से अंदर आ जाए बाहर चली जाए, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को आने नहीं देती, मतलब उसमें बैरियर का काम करती है, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को आने नहीं देती। उसके अलावा क्या है, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनेंस, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एल्गी में क्या है, एल्गी में जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, गैलेक्टिन्स की बनी होगी, मैनेंस की होगी, मिनरल्स की होगी। मिनरल्स कौन कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट। अदर प्लांट्स जो है उनमें क्या होगा, इट कंसिस्ट सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स।
जो बाकी प्लांट्स हैं उनमें किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की होगी, हेमीसेल्यूलोज की होगी, पेक्टिन्स की होगी और प्रोटीन की होगी। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स, द प्राइमरी इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज अ सेल मेच्योर एंड सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि जो सेल वॉल होती है, जो प्लांट छोटे होते हैं, यंग प्लांट सेल्स जो होते हैं, उनमें जो प्राइमरी वॉल होती है वो ग्रोथ में हेल्प करती है। बाद में जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, सेल्स बड़े होते जाते हैं, क्या होता है कि वो जो प्राइमरी वाली होती है वो डिमिनिश हो जाती है जैसे सेल मेच्योर होता है, और जो सेकेंडरी है वो बन जाती है। कहाँ पे बनती है वो, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, अंदर की साइड को, इनर साइड। फिर आता है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या होता है, इज लार्ज मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इसमें क्या है कि ये जो लेयर होती है ये ज़्यादातर कैल्शियम पेक्टेट की बनी होगी, जो कि काम क्या करती है, सारे के सारे नेबरिंग सेल्स को साथ रखने का, मतलब एक तरह से ग्लू का काम करती है, उनको सबको होल्ड करके रखती है आसपास के सेल्स को। द सेल वॉल एंड द मिडल लेमिला में बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। इनमें जो छोटे छोटे से पाइप्स लगे होते हैं, पाइप की फॉर्म में होते हैं, पाइप बोलते नहीं है उनको, बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं कि उसमें दो, इनके बीच में सेल वॉल और मिडल लेमिला के बीच में ऐसे एक छोटे छोटे से जाने के लिए छोटे ट्यूब या पाइप टाइप के लगे होते हैं, ये होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, जो हमारे एक से दूसरे के नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ऐसे समझो दो बकेट्स हैं, दो बकेट है, अगर हम उनमें कुछ भी नहीं रखेंगे तो उनमें कैसे चीज़ें एक्सचेंज होंगी, उनमें हमें कुछ ना कुछ तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। अब या तो उसमें बीच में दोनों बकेट्स के साइड साइड में दो छेद करके उसमें छोटा सा पाइप डाल दो, तो जो हमें चीज़ इसमें डालेंगे वो उसमें भी जाएगी। तो ये ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट रखता है। ये जो बीच का पाइप हो गया इसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। ये यहाँ तक। अब इसके बाद में है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो, कोई चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करानी हो तो वो कमेंट में बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है ईआर, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स। सिंगल मेम्ब्रेन होंगी, मेम्ब्रेनस बॉन्ड होगा और फंक्शंस जो हैं वो इनके कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी होते हैं इन सब के स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग हैं। जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स हैं इनके स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग है, लेकिन सब के सब दे कंसिडर्ड एज अ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं क्योंकि इनके फंक्शन जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड है। इंक्लूड क्या क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, lysosomes and vacuoles. The function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated. ये सारे peroxisomes, mitochondria, chloroplast ये सारे के सारे coordinated नहीं है with the above compartment. These are not considered as a part of endomembranous system. इनको हम endomembranous system का पार्ट नहीं कहते। ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है। ये लास्ट टाइम आया था कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट नहीं होते। हम सब हमेशा याद करते कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। कौन कौन से नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड with the above components and they are not considered as the endomembranous system. फिर उसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो छोटे छोटे से ऐसे ये लगे होते हैं ना, ये राइबोसोम्स, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हो गए। ये जहाँ जहाँ लगे होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ जहाँ पे ये राइबोसोम्स की वजह से क्या होगा, इनके अंदर ऐसे ये स्मूथ नहीं दिख रहा इनके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच नहीं, तो ये सारे हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ है जिसमें कोई भी बाहर राइबोसोम नहीं लगा हुआ, तो ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता क्या है, ये ऐसे जाल जैसा जो फैला हुआ होता है, रेटिकुलम ऑफ अ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म,
जो साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस हैव 2 कंपोनेंट्स। इनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या? इनसाइड और एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। इनसाइड ER जो होगा वो क्या होगा? इसमें बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? इंटरसेलुलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। जो ल्यूमिनल वाला पार्ट है वो अंदर साइड पे होगा, इनर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा बाहर की तरफ को, वो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। अगर बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं सरफेस पे तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ और वो बहुत स्मूथ अपीयरेंस में है तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। इसका RER का काम क्या होता है? RER बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये आउटर मेम्ब्रेन की साइड पे होता है। एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इनका जो मेजर रोल है वो क्या है कि ये जो है मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड के लिए होता है। एंड इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसाइज में हेल्प करता है। और एनिमल सेल्स में क्या करता है? लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहाँ तक इतना बहुत है, इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।